India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपी रहेंगे बरी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सभी 22 आरोपियों को बरी रखने का फैसला रखा बरकरार। 22 आरोपियों में 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वतंत्र चुनाव आयोग पर कानून न बनाना सरकारों की नाकामी। कहा, सियासी दल विपक्ष में स्वतंत्रता मांगते, सत्ता में आकर भूल जाते। रिसोर्ट भ्रष्टाचार मामले में एमएलसी अनिल परब बरी। सबूतों के अभाव में धोखाधड़ी के आरोप खारिज हुए। आग लगाने वाले पति को पत्नी ने किया माफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने पति की जेल सजा घटाई। पत्नी ने पति को माफ कर साथ रहने को कहा। कोर्ट ने कहा, 25 साल बाद जेल भेजना परिवार के लिए हानिकारक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। इन 22 आरोपियों में 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की खंडपीठ ने शेख के भाई रूबाबुद्दीन और नयाबुद्दीन द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। शेख के भाइयों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने या वैकल्पिक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 386A के तहत फिर से मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की थी। ये अपीलें 2019 में से कोर्ट में लंबित थीं और 2025 में इन पर आदेश सुरक्षित रखा गया था। भाइयों ने पीड़ित परिवार के सदस्य के तौर पर अपील दायर की थी। उनका तर्क था कि ट्रायल मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण था और इस तरह चलाया गया कि न्याय का उद्देश्य ही विफल हो गया। उन्होंने कहा कि विशेष जज ने अपने फैसले को अनुचित धारणाओं और साक्ष्यों के गलत मूल्यांकन पर आधारित किया। अपील में मुख्य शिकायत ये थी कि अभियोजन पक्ष उन मजिस्ट्रेटों की गवाह के रूप में नहीं बुला पाया जिनके सामने कई प्रमुख मुकर गए गवाहों ने पहले अपने बयान दर्ज कराए गए थे। हाईकोर्ट ने जाने से पहले रूबाबुद्दीन ने गृह मंत्रालय, सीबीआई निदेशक और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से आधिकारिक तौर पर फैसले को चुनौती देने का आग्रह भी किया। वहीं सीबीआई ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उसने फैसलों को स्वीकार कर लिया है और अपील में चुनौती देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह मामला 23 नवंबर 2005 का है, जब वांछित अपराधी सोहराबुद्दीन शेख को कथित तौर पर कौसर बी और प्रजापति के साथ हैदराबाद में सांगली जा रही एक लग्जरी बस से अगवा किया गया था। सीबीआई का आरोप था कि बाद में पुलिस ने शेख और प्रजापति को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि कौसर बी की हत्या कर शव को गुपचुप तरीके से ठिकाने लगा दिया गया। इस मामले में मौजूदा केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आरोपी थे। यह केस गुजरात में दर्ज हुआ था। हालांकि 2012 में सीबीआई के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया था। ट्रायल कई जजों की अध्यक्षता में चला, जिसमें जज BH लोया भी शामिल थे, जिनका 2014 में ट्रायल के बीच निधन हो गया था। जज MB गोस्वामी ने दिसंबर 2014 में शाह को मामले से बरी कर दिया। इसके बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला और 21 दिसंबर 2018 को विशेष सीबीआई जज SJ शर्मा ने गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों सहित सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष साजिश और हत्या के आरोपों को संतोषजनक ढंग से साबित करने में विफल रहा। ट्रायल के दौरान 210 गवाहों से पूछताछ की गई, लेकिन अभियोजन का मामला तब ढह गया
जब उनमें से 92 गवाह मुकर गए। अपने 358 पन्नों के फैसले में ट्रायल जज ने मृतकों के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन कहा कि निर्णायक सबूतों को भारी कमी है। जज ने जोड़ा कि केवल नैतिक आधार पर या संदेह के आधार पर आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की लगातार सरकारों द्वारा चुनाव आयोग की स्वतंत्र कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित न करने पर अफसोस जताया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वकील प्रशांत भूषण से पूछा, बंडवाल फैसले से पहले संसद ने कानून क्यों नहीं बनाया। कोर्ट 2023 के अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ फैसले का जिक्र कर रहा था, जिसमें चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में सीजीआई को शामिल करने की बात कही गई थी। भूषण ने जवाब दिया, हर सरकार ने इसका फायदा उठाया ताकि वे नियुक्ति का दुरुपयोग कर सकें। विपक्ष में रहते हुए लोग स्वतंत्र निकाय की मांग करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही भूल जाते हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा, मुझे एक सांसद की बात याद आ रही है, अनिवार्यताओं की निरंकुशता, इसे निर्वाचितों को निरंकुशता के बराबर माना जाना चाहिए। जस्टिस शर्मा ने जोड़ा, बहुमत की निरंकुशता। जस्टिस दत्ता ने कहा, जो भी सत्ता में आता है वही करता है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने बीबीसी पर डॉक्टर अंबेडकर का वीडियो देखा। संविधान के 3 साल बाद ही उन्होंने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र कम नहीं कर पाएगा। भूषण ने कहा, कई समस्याएं हैं, कोर्ट ने चीजें ठीक करने की बहुत कोशिश की। विपक्ष में रहते हुए बात करते हैं, सत्ता में आकर भूल जाते हैं। कोर्ट ने सहमति जताते हुए कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण याचिका क्या है। चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पीएम, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता वाली चयन समिति स्वतंत्र नहीं है। यह अनूप बर्नवाल फैसले का उल्लंघन है, क्योंकि सीजीआई को बाहर रखा गया। कोर्ट ने कहा कि बर्नवाल व्यवस्था अंतरिम थी और संसद कानून बनाने को स्वतंत्र है। वकीलों ने दलील दी कि 141 सांसदों के निलंबन के बीच बिल पास हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि म्यूटेशन से टाइटल नहीं मिलता और रिट्स में टाइटल विवाद नहीं सुलझते। कानून संसद का विशेष अधिकार है। राजस्व रिकॉर्ड और भूमि स्वामित्व मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अपील खारिज कर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने दोहराया कि केवल राजस्व रिकॉर्ड से जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं होता। यह विवाद तेलंगाना के कलवला नगरम गांव के सर्वे नंबर 81 के करीब 600 एकड़ जमीन का है। 1950 में हैदराबाद वन अधिनियम के तहत गजट नोटिफिकेशन से इस इलाके को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का प्रस्ताव था। अपीलकर्ताओं ने 1931 और 32 के निजाम कालीन पट्टों और फैसल पट्टी, पहानी वसूल बाकी जैसे राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दावा किया। सरकार ने इसे जंगल की जमीन माना। 2003 में ज्वाइंट कलेक्टर ने असली पट्टा या टाइटल डीड न होने पर दावा खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में सिंगल जज ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन डिवीजन बेंच ने इसे पलट दिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड से टाइटल साबित नहीं होता। इसके बाद अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या राजस्व रिकॉर्ड और म्यूटेशन से मालिकाना हक मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए है, इनमें कब्जा दिख सकता है, मालिकाना हक नहीं। म्यूटेशन से ना टाइटल बनता है ना खत्म होता है। टाइटल के लिए असली दस्तावेज जरूरी है। जरूरी सिद्धांत राजस्व रिकॉर्ड टाइटल के सबूत नहीं है। म्यूटेशन सिर्फ लगान वसूली के लिए है। राजस्व रिकॉर्ड से कब्जा दिख सकता है, स्वामित्व नहीं। फर्जी रिकॉर्ड से हक खत्म नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि टाइटल के गंभीर विवाद रिट में नहीं, सिविल कोर्ट में तय होने चाहिए। अनुच्छेद 226 संपत्ति के टाइटल विवाद सुलझाने के सही मंच नहीं है। वही मामले पर ज्यादा जानकारी देगी इंडिया लीगल रिसर्चर जोया जिया अंसारी। जोया, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार सभी को। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी किसी व्यक्ति को जमीन का मालिक नहीं बनाते। यह मामला तेलंगाना के लगभग 600 एकड़ जमीन से जुड़ा था, जिसे सरकार फॉरेस्ट लैंड मानती है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है
कि उनके पास निजाम काल के पत्ते और रिकॉर्ड्स भी है, इसीलिए जमीन उनकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू एंट्रीज केवल फिजिकल पर्पस यानी भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए होती है। म्यूटेशन यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ओनरशिप का पक्का सबूत नहीं होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि असली ओनरशिप साबित करने के लिए वैलिड टाइटल डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी टाइटल जैसे गंभीर विवाद आर्टिकल 226 की रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में तय होनी चाहिए। इस फैसले ने दोबारा सिद्ध किया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। धन्यवाद। ठीक है जोया, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर नाराजगी जताई जिसमें कुछ लॉ छात्रों के मामले में कहा गया था कि उपस्थिति की कमी उनके शैक्षणिक कार्य जारी रखने में बाधा नहीं बनेगी। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच नालसा यूनिवर्सिटी के 2 अंतिम वर्षों के लॉ छात्रों द्वारा दायर एक PIL पर सुनवाई कर रही थी। छात्रों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI द्वारा सितंबर 2024 में जारी सर्कुलर को चुनौती दी थी। सर्कुलर में कानूनी शिक्षा या प्रैक्टिस के लिए नामांकन से पहले आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच, एक साथ डिग्री या रोजगार की घोषणा और उपस्थिति मानदंडों के अनुपालन को अनिवार्य किया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने BCI की वकील एडवोकेट राधिका गौतम से पूछा कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि कम उपस्थिति के आधार पर छात्रों को रोका नहीं जा सकता। जज ने टिप्पणी की कि फैसले ने अराजकता पैदा कर दी है और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। छात्र कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं। NLUS अपनी अच्छी फैकल्टी के लिए जाने जाते हैं। अगर छात्र उपस्थित नहीं होते तो क्या फायदा, जस्टिस नाथ ने कहा। बेंच ने BCI वकील से फैसले का अध्ययन करने को कहा और कहा कि वह इस पर विचार करने को तैयार है। यह बताया गया कि कम उपस्थिति का मुद्दा वर्तमान मामले में बायोमेट्रिक उपस्थिति के मुद्दे से भी जुड़ा है। BCI वकील के समय मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले सप्ताह तय की। बेंच ने कहा BCI चुनौती ना दे तो भी फैसले की शुद्धता पर विचार करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि कम उपस्थिति के आधार पर लॉ छात्रों को परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। यह 2016 में छात्र आत्महत्या के स्वतः संज्ञान मामले में आया था जिसमें कॉलेज पर उत्पीड़न का आरोप था। हाईकोर्ट ने कहा उपस्थिति नियम इतने सख्त ना हो कि मानसिक आघात या आत्महत्या का कारण बने। BCI को NEP 2020 और UGC नियमों के तहत लचीलेपन के साथ LLB उपस्थिति मानदंडों का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा। फैसले पर रोक न लगने से जनवरी में सिंगल बेंच ने भी यह आदेश दिया। DU के LLB छात्रों को 70% उपस्थिति न होने पर भी परीक्षा से रोका गया था। डिवीजन बेंच के फैसले के आधार पर याचिकाएं मंजूर की गई। महाराष्ट्र कोर्ट ने MLC अनिल परब को रिसोर्ट भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया है। महाराष्ट्र के खेड़ की एक विशेष अदालत ने दापोली रिसोर्ट भ्रष्टाचार मामले में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के विधान परिषद सदस्य अनिल परब और 4 अन्य को बरी कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य बनाम अनिल परब और अन्य 5 मई को सुनाए गए फैसले में विशेष न्यायाधीश प्रसन्ना S चंदगुडे ने अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभास और रिश्वत का कोई सबूत न मिलने के बाद धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के आरोपों को खारिज कर दिया। यह मामला पूर्व सांसद किरीट सोमैया की 2021 की एक शिकायत से जुड़ा था। शिकायत दापोली के मुरुट में तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ3 में बनाए गए एक रिसोर्ट को लेकर थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने परब के साथ सरपंच सुरेश तुपे, ग्राम सेवक अनंत कोहली, सर्कल अधिकारी सुधीर पारदुले और उपमंडल अधिकारी जयराम देशपांडे को आरोपी बनाया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मिलकर एक अधूरे भवन पर अवैध रूप से संपत्ति कर लगाने और संपत्ति की बिक्री के दौरान स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर राज्य को धोखा देने की साजिश रची। बाद में चार्जशीट में यह दावा भी जोड़ा गया कि आरोपियों ने 2 अलग-अलग बिक्री विलेखों में मौजूदा निर्माण का जानबूझकर उल्लेख न करके कम स्टाम्प ड्यूटी देकर महाराष्ट्र राज्य को धोखा दिया। 48 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने राज्य के दावों में गंभीर विरोधाभासों को उजागर किया। जज चंदगुडे ने अभियोजन के तर्क में खामी की ओर इशारा किया। कोर्ट ने कहा अभियोजन ने एक तरफ आरोप लगाया कि बिना निर्माण या अधूरे निर्माण के कर निर्धारण किया गया और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बिक्री विलेख निर्माण दिखाए बिना बनाए गए। स्टाम्प ड्यूटी चोरी के आरोपों पर कोर्ट ने भारतीय
सुख अधिकार अधिनियम के तहत दोहरे स्वामित्व की अवधारणा को माना। इसके तहत जमीन एक व्यक्ति की और उस पर बना ढांचा किसी और का हो सकता है। गवाहों की गवाही से स्थापित हुआ कि होटल का निर्माण और फंडिंग 2017 से 2019 के बीच सदानंद कदम ने ली थी। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, भवन का स्वामित्व परब के पास नहीं था और न ही उन्होंने इसका निर्माण कराया था, इसलिए आवश्यक से कम स्टाम्प ड्यूटी देने का सवाल ही नहीं था। कोर्ट ने लोक सेवकों के खिलाफ रिश्वत के आरोपों को भी खारिज कर दिया। अभियोजन ने आरोप लगाया था कि कुछ आरोपी अधिकारियों ने तटीय विनियम क्षेत्र में गैर कृषि अनुमति देने के लिए अवैध रिश्वत ली। हालांकि कोर्ट ने पाया कि उन्होंने संबंधित नगर नियोजन प्राधिकरणों से राय मांगकर आवेदन पर कार्रवाई की थी। कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए किसी गवाह की जांच नहीं की कि आरोपियों को रिश्वत दी गई थी। रिकॉर्ड पर इस बात का रत्ती भर भी सबूत नहीं है कि आरोपियों के पास अपनी राय के स्रोतों से अधिक आर्थिक संसाधन या संपत्ति है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी और उसके सीईओ एवं प्रधान संपादक राहुल कंबल को नोटिस जारी किया। यह नोटिस व्यवसायी अनिल अंबानी की मानहानि याचिका पर जारी हुआ है। अंबानी ने मीडिया हाउस पर उनकी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अंबानी ने हाईकोर्ट को बताया कि एनडीटीवी के बहुलांश शेयरधारक अडानी ग्रुप उनकी कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहते हैं। न्यूज चैनल ने अपने अंतिम मालिकों की शिकारी रणनीतियों को सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले कुछ महीनों में उनके खिलाफ 72 लक्षित लेख प्रकाशित किए हैं। अंबानी के वकील ने कहा कि जांच एजेंसियों ने रिलायंस के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, लेकिन हर बार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो एनडीटीवी अंबानी का नाम लेता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एनडीटीवी से अंबानी की अंतरिम निषेधाज्ञा की याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में कथित रूप से मानहानिकारक समाचार रिपोर्टों के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी। अंबानी ने रिलायंस के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्यवाही को एनडीए की कवरेज पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट का रुख किया। उन्होंने 2 करोड़ से अधिक रुपए से अधिक के हर्जाने की मांग की है। अंबानी ने कहा कि हर्जाने की राशि दान में दी जाएगी। मानहानि का मुकदमा एडवोकेट हसन मुर्तजा के माध्यम से दायर किया गया। अंबानी ने तर्क दिया कि एनडीटीवी बाजारों में दहशत पैदा करने, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सार्वजनिक धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने और अडानी ग्रुप के निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए बाजार की भावना में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। अंबानी की ओर से एडवोकेट श्री वेंकटेश पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि रिलायंस के खिलाफ मामलों में हर बार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो एनडीटीवी अंबानी का नाम लेता है। मेरे खिलाफ 72 लक्षित प्रकाशन हुए हैं। हर बार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, मैं इकाई रिलायंस से अलग हूँ और गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति उस इकाई से संबंधित है। उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट की एक स्टोरी का भी जिक्र किया जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि अंबानी को देश छोड़ने से रोक दिया गया है। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि मामला अनुच्छेद 19 यानी भाषण की स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ा है, इसलिए वे अंतरिम निषेधाज्ञा की याचिका पर विचार करने से पहले मीडिया हाउस को नोटिस जारी करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को आग लगाने के दोषी व्यक्ति को जेल की सजा घटा दी है। 4 मई को यह आदेश तब पारित हुआ जब पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उसने पति को माफ कर दिया और अब उसके साथ रह रही है। जस्टिस विमल कुमार यादव ने वैवाहिक क्रूरता के मामले में राजू, उसकी मां बढ़ती देवी और भाई शंभू की दोष सिद्धि बरकरार रखी। हालांकि पीड़ित महिला द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के लिए नरमी की मांग के बाद कोर्ट ने उसकी जेल की सजा को हिरासत में पहले से बिताई गई अवधि में बदल दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला दहेज की बुराई और भौतिक चीजों के लालच से इंसान के अंधे होने की याद दिलाता है। इस तरह के मामले दहेज प्रथा की बुराइयों और भौतिक संपत्तियों के लालच से इंसान के अंधे होने का प्रमाण है, फैसले में कहा गया। यह मामला नवंबर 2000 का है, जब नई दिल्ली के राजापुरी में सविता नाम की महिला को उसके ससुराल में कथित तौर पर आग लगा दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सविता को दहेज की मांग को लेकर परेशान और प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि उसकी सास और देवर ने उसके हाथ पकड़े और पति राजू ने उसे आग लगा दी। कोर्ट ने दर्ज किया कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को नहीं दी गई। सविता को अस्पताल भी नहीं ले जाया गया, इसके बजाय उसे उसके मायके भेज दिया गया, जहां उसका स्थानीय और आयुर्वेदिक इलाज चलाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को जलाने के लिए
दोषी पति राजू, सास और देवर की सजा घटा दी। नवंबर 2000 में गर्भवती सविता को आग लगाई गई थी। डिलीवरी के 20 दिन बाद उसने एफआईआर कराई। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा दी। अपील में सविता ने कहा कि उसने पति को माफ कर दिया है और अब साथ रह रही है। इसके 5 बच्चे हैं। राजू ने सजा घटाने का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा 25 साल बाद जेल भेजने से परिवार का संतुलन बिगड़ेगा। कोर्ट ने दोष सिद्धि रखते हुए सजा को बिताई अवधि तक सीमित किया। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ किस तरह की आपराधिक कार्रवाई होती है। आज की डिजिटल दुनिया में एक ऑफेंस बहुत कॉमन हो चुका है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। बहुत लोग मूवी, सॉन्ग्स, बुक, सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कंटेंट को बिना परमिशन कॉपी, अपलोड, शेयर या कमर्शियली यूज कर देते हैं और इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कानून की नजर में ये सिर्फ अनएथिकल नहीं बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। इंडिया में कॉपीराइट प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर गवर्न होता है। ये लॉ क्रिएटर्स को उनके ओरिजिनल लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, सिनेमेटोग्राफिक और सॉफ्टवेयर वर्क्स पर एक्सक्लूसिव राइट देता है। अगर कोई पर्सन नोइंगली कॉपीराइटेड कंटेंट को इलीगली रिप्रोड्यूस या सर्कुलेट करता है, स्पेशली कमर्शियल गेन के लिए, तो सेक्शन 63 के अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होती है। इसमें मिनिमम 6 मंथ्स इम्प्रिजमेंट और मिनिमम 50,000 फाइन का प्रोविजन है, जो सीरियस केसेस में 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। सेक्शन 64 पुलिस को बिना वारंट इन्फ्रिंजिंग कॉपी सीज करने की पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म केस में क्लैरिफाई किया था कि कॉपीराइट आइडिया पर नहीं बल्कि उनके एक्सप्रेशन पर प्रोटेक्ट होता है। कॉपीराइट लॉज क्रिएटिविटी, इनोवेशन या ऑथरशिप की डिग्निटी को सेफगार्ड करते हैं। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.